नमस्कार, आपके साथ मैं दीपक यादव लेकर हाजिर हूं खबर 40। ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहाल का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। सबसे पहले कारोबार की खबरें। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से एक दिन पहले बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो की मेंबरशिप पर जोर नहीं देने से जुड़ी खबर से सेंटीमेंट को मजबूती मिली। सेंसेक्स आज 369 अंक ऊपर 53,793 पर खुला। इसने 54,893 का ऊपरी स्तर बनाया। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से सिर्फ 5 में गिरावट रही। निफ्टी भी आज 16,078 पर खुला और इसने 16,418 का ऊपरी स्तर बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,223 अंकों की तेजी के साथ 54,650 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 332 अंकों की तेजी के साथ 16,345 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 5.30%, बजाज फाइनेंस 5% और एशियन पेंट 5.5% से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुए। इसी तरह टेक महिंद्रा का शेयर करीब 3% चढ़कर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। टाइटन, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2% की बढ़त रही। इसी तरह एचडीएफसी लिमिटेड, एलएनटी, इन्फोसिस, सन फार्मा, एयरटेल, आईटीसी, एचसीएल टेक और पावर ग्रिड में करीब 1% की तेजी रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 650 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ 33,800 के पार बंद हुआ। सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एमसीएक्स पर सोना आज दिन के ऊपरी स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 54,000 के नीचे पहुंच गया। चांदी में भी आज 1,900 की गिरावट देखने को मिली और ये 71,400 के नीचे फिसल गई। कॉमेक्स पर सोना $2,040 के नीचे लुढ़का है। कॉमेक्स पर चांदी भी 26.7 तक फिसली। शेयर बाजार में तेजी से सोने पर दबाव बना। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का भरोसा बरकरार है। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 19,705 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो देखा गया। इससे पहले जनवरी में 14,888 करोड़ रुपए और दिसंबर में 25,077 करोड़ का नेट इनफ्लो इक्विटी फंड्स में आया था। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से जारी ये आंकड़े किए गए हैं। टीसीएस का शेयर बायबैक ऑफर आज से खुल गया है। स्कीम के तहत छोटे इन्वेस्टर्स के हर 7 शेयर पर 1 शेयर कंपनी खरीदेगी। जनरल कैटेगरी के लिए हर 108 इक्विटी शेयरों के लिए बायबैक का अनुपात 1 है। बायबैक के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि के रूप में 23 फरवरी तय की थी, यानी उस दिन तक जिनके पास टीसीएस के शेयर थे वो ही बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने मुनाफे के लिए शेयर टेंडर करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि टीसीएस बोर्ड ने जनवरी में 4,500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के बायबैक ऑफर को मंजूरी दी। एलआईसी के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। सरकार एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। ये अब तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और उम्मीद है कि सरकार इससे 63,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। एलआईसी की तरफ से सेबी में दी गई अर्जी में कहा गया है कि सरकार कंपनी के 31 करोड़ शेयर बेचेगी। आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा। सरकार की एलआईसी में 100% हिस्सेदारी है। अब सरकार तय करेगी कि ये आईपीओ कब लॉन्च होगा। हाल ही में कैबिनेट ने इस आईपीओ में विदेशी निवेशकों को शामिल करने की एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत एलआईसी के आईपीओ में 20% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में लैंड मोनेटाइजेशन के लिए एनएलएमसी यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी मिल गई है। एनएलएमसी सरकारी कंपनियों के लैंड मोनेटाइजेशन में एडवाइजर की भूमिका निभाएगी। ये उस जमीन की पहचान करेगी जिसको मोनेटाइज किया जाना है, साथ ही इसकी रूपरेखा तय करेगी। एनएलएमसी केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अतिरिक्त भूमि को मोनेटाइज करेगी। एनएलएमसी का गठन बजट के ऐलान के मुताबिक किया जा रहा है। इसकी शुरुआती पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 15 करोड़ रुपए होगी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनएसई से जुड़े कोलोकेशन स्कैम में भी आनंद आरोपी हैं। सीबीआई ने 24 फरवरी की आधी रात को आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामाकृष्णा भी आरोपी हैं और वो भी सीबीआई की हिरासत में हैं। आरोप है कि इन लोगों ने कुछ ट्रेडर्स को एनएसई के सर्वर तक कोलोकेशन के जरिए एक्सेस दी।
लेक्सस ने आज भारत में अपनी नई हाइब्रिड कार NX 350H को लॉन्च कर दिया है। भारत में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 64,90,000 रुपए है। लेक्सस की हाइब्रिड SUV हाल ही में अपडेट की गई BMW X3, मर्सिडीज बेंज GLC, Audi Q5 और Volvo SX C60 को टक्कर देगी। इसे वन सोल इंजन विकल्प के साथ बेचा जाएगा और ये 3 ट्रिम्स में आएगी। कंपनी ने भारत में इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। कार में 14 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, सॉफ्ट टच डोर ओपनिंग, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बहुत कुछ साथ में पूरी तरह से नया इंटीरियर भी दे रही है। एप्पल ने अपने सबसे सस्ते 5G आईफोन को लॉन्च किया है। मंगलवार देर रात वर्चुअल इवेंट में कंपनी ने नया आईफोन SE3 को लॉन्च किया। भारत में IPO SE3 की कीमत 43,900 रुपए से शुरू होती है। ये कीमत बेस 64 GB मॉडल के लिए है। नया आईफोन 128 GB और 256 GB वेरिएंट में भी आता है। इसकी कीमत 48,900 रुपए से 58,900 रुपए है। नया आईफोन SE मिडनाइट, स्टारलाइट और रेड कलर्स में आएगा। भारत सहित दुनिया के बाकी बाजारों में इस शुक्रवार से प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। कंपनी इसकी डिलीवरी 18 मार्च से शुरू करेगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इन राज्यों के चुनावी नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे। कल शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इन राज्यों में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी सत्ता में लौटती दिख रही है, जबकि उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर की संभावना है। एग्जिट पोल के अनुमानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी, लेकिन सोमवार को आए एग्जिट पोल के बाद से ईवीएम पर घमासान शुरू हो गया है। नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई जिलों में हंगामा हो रहा है। वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत कई 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थक स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। वाराणसी में कल ईवीएम को बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इनकी स्ट्रांग रूम से बाहर तैनाती अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना की वेबकास्टिंग की मांग की है। समाजवादी पार्टी की ओर से इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों के मतगणना प्रक्रिया की वेबकास्टिंग कराने की मांग की है, ताकि इसे लाइव देखा जा सके। समाजवादी पार्टी का मानना है कि पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए वेबकास्टिंग जरूरी है। निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की वेबकास्टिंग कराई जाए। यूपी चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले ही संत कबीर नगर जिले में डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही सोनभद्र जिले में एसडीएम को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि लेखपाल के पास से सपा नेताओं ने बैलेट पेपर बरामद किया था। बता दें इस बार भारी मात्रा में पोस्टल बैलेट से वोट डाले गए हैं। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद सोनभद्र जिले में एसडीएम को हटा दिया गया। वाराणसी में मंगलवार की देर रात जिला प्रशासन की ओर से हुई लापरवाही के बाद जिले के ईवीएम के नोडल प्रभारी को हटा दिया गया है, जबकि जिले के डिप्टी डीएम संजय कुमार को नया ईवीएम नोडल प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नलिनी कांत सिंह को सभी प्रकार के चुनावी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग से मिले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हार के डर से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हताश हैं। प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बीजेपी नेता ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव इस चुनाव प्रक्रिया से ही जीते हैं, इसलिए आपको जनादेश स्वीकार करना चाहिए। एग्जिट पोल के अनुमानों में पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नतीजों के ठीक बाद कल एक अहम बैठक बुलाने का ऐलान किया है। ये कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक होगी, यानी इसमें वो तमाम नए विधायक भी हिस्सा लेंगे जो जीत कर आएंगे। विधायक दल की बैठक को लेकर ये
जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दी गई है। सिद्धू चुनाव नतीजों से पहले लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कोशिशों के चलते इस मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने करीब 11 बार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात की, कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया, जिससे भारतीय नागरिक सकुशल वापस आ सके। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को खुद गंभीरता से लिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों में शामिल एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। एजी पेरारीवलन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सबूत दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पेरारीवलन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो 32 साल से जेल में बंद हैं। एजी पेरारीवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे 4 दोषियों में से एक है। ड्रग कंट्रोलर डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोरोना वैक्सीन कोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसे 12 से 17 साल के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। एसएसआई के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध ये कोरोना की चौथी वैक्सीन होगी। डीसीजीआई ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर कोवावैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। सरकार ने अभी तक 15 साल से कम उम्र वालों को टीका लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। और यहां रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर 40 में। बढ़ते हैं देश दुनिया की खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने के लिए राज्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फडणवीस ने एक मामले का हवाला दिया जिसमें अधिवक्ता प्रवीण चव्हाण ने कथित तौर पर 2018 में जबरन वसूली की घटना में एक बीजेपी नेता गिरीश महाजन को फंसाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकी का मसौदा तैयार किया और राज्य एजेंसियों की ओर से छापेमारी की और मामले में महाजन को फंसाने के लिए सबूत गढ़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने सदन में हुए हंगामे को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने से इनकार कर दिया है। बिमान बनर्जी ने कहा कि वो विधायी कार्यक्रमों के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को सूचित कर दिया है कि वो फिलहाल उनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि एक तो सदन का सत्र चल रहा है, वहीं उनके पास पहले से तय कार्यक्रम भी हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने के कारण धनखड़ को अपने संबोधन में कटौती को मजबूर होना पड़ा था। असम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने नगरपालिका बोर्ड के चुनावों में भारी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 80 नगरपालिका बोर्ड में से 75 में जीत हासिल की है। उसके गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 2 बोर्ड जीते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 नगरपालिका बोर्डों पर कब्जा किया है और विपक्षी कांग्रेस सिर्फ 1 बोर्ड जीतने में सफल रही है। 80 नगरपालिका बोर्डों के लिए मतदान 6 मार्च को हुआ था। इनमें 57 वार्डों में निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए थे, जबकि राज्य भर के 920 वार्डों में मतदान हुआ था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा भाग गई। उन्होंने आगे लिखा कि एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत कि चुनाव न कराएं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव का बिगुल बजना तय कहा जा रहा था, लेकिन दोपहर में राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव 18 मई से पहले कराने हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल होगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया। भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए सालाना राशि 6,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 70,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है।
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण सितंबर से अपनी मेगा बजट फिल्म फाइटर की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म को अगले साल यानी 2023 में गांधी जयंती के मौके पर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि ऋतिक रोशन इस वक्त फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग में बिजी हैं। मई के अंत तक इसके पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद वो तुरंत ही फाइटर की तैयारी में लग जाएंगे। फिल्म फाइटर में ऋतिक एक एयरफोर्स पायलट के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में अनिल कपूर की खास किरदार में नजर आएंगे। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म सेल्फी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय इमरान जल्द ही भोपाल में सेल्फी की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में नुसरत भरूचा, जैकलीन फर्नांडिस और डायना पेंटी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। सेल्फी को राज मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टारर मिशन मजनू की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करके दी है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म को 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। शांतनु बागची के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉ एजेंट के रोल में नजर आने वाले हैं। दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 नए पोस्टर शेयर करके दी। पोस्टर में बताया गया है कि फिल्म 31 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। हितेश भाटिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिवंगत ऋषि कपूर के अलावा परेश रावल भी है। आलिया की हालिया रिलीज गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने आज 101 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। बता दें कि पोस्ट पैंडेमिक 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ये चौथी फिल्म है। इससे पहले सूर्यवंशी, पुष्पा हिंदी, 83 के नाम से ये रिकॉर्ड दर्ज है। आलिया को अब इस शुक्रवार प्रभास की राधे श्याम से टक्कर मिलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। मोहाली टेस्ट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर को पछाड़कर नंबर 1 की रैंक हासिल की है। तीसरे पायदान पर R अश्विन का नाम है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की भी टॉप 5 में वापसी हो गई है। टॉप 10 में फिलहाल टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। ICC की टेस्ट की बॉलिंग रैंकिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पहले पायदान पर 892 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बरकरार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन का नाम है। अश्विन के 850 पॉइंट्स हैं। रविचंद्रन अश्विन के अलावा टॉप 10 में उपकप्तान जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। बुमराह के 763 पॉइंट हैं और वो 10वें पायदान पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। पुरुष और महिला वर्ग के लिए नामित किए गए 6 खिलाड़ियों में से 3 भारतीय खिलाड़ी हैं। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली मिथाली राज और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया गया है। मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब यानी MCC ने अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इससे पहले केवल कोविड-19 की वजह से लागू किया गया था इस नियम को, लेकिन अब MCC इसे कानून बना रही है। नया कानून बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि गेंद पर अपनी लार लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गेंद पर लार का उपयोग उसी तरह माना जाएगा जैसे गेंद की स्थिति को बदलने के लिए किसी अन्य अनुचित तरीके से किया जाता है। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम अपने दूसरे मैच के लिए तैयार है। कल टीम इंडिया वर्ल्ड कप में दूसरा मुकाबला मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन के मैदान पर खेलेगी। महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ बहुत ही खराब रहा है। 44 साल में दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में कुल 12 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 2 और न्यूजीलैंड ने 9 में जीत दर्ज की है। 1997 के टूर्नामेंट में खेला गया एक मुकाबला टाई रहा था। रूस यूक्रेन के साथ नरमी बरतने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय संघ और नाटो को चेतावनी दी है और कहा है कि वो यूक्रेन को हथियार मुहैया न कराए। एक और अमेरिका ने फिर दोहराया कि यूक्रेन जंग में पुतिन की जीत नहीं होगी। यूक्रेन में युद्ध से रूस और कमजोर होगा। वहीं यूक्रेन ने नाटो से नाराजगी जताई है और कहा है कि नाटो से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। रूस और यूक्रेन की जंग में बच्चे भी निशाना बने हैं। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि जंग में कई बच्चे बेघर हुए हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के युद्ध विराम की शर्तों पर नरमी के संकेत दिए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो में शामिल होने का सवाल उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि नाटो में शामिल देश रूस के साथ सीधे तौर पर टकराव से डरते हैं। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की ओर से मान्यता दिए दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है। बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन पर जंग से ठीक पहले यूक्रेन के इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दे दी थी। रूसी हमले के चलते यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था और यूक्रेन के ऊर्जा ऑपरेटर उक्रेनोर्गो में कहा गया है कि चेरनोबिल पावर प्लांट और इसकी सुरक्षा प्रणालियों के लिए बिजली को पूरी तरह से काट दिया गया है। उक्रेनोर्गो ने कहा है कि यहाँ पर सैन्य कार्रवाई का मतलब होगा कि पावर प्लांट की लाइनों को रिस्टोर करने की संभावना नहीं के बराबर होगी। मामले में चिंता जताते हुए IAEA ने कहा कि साइट अब डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर रही है। IAEA ने रूसी गार्ड्स के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी चिंता जताई है। यूक्रेन जंग के चलते रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा कड़ी में मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक्स ने रूस में अपने व्यापार को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। मैकडॉनल्ड्स ने कहा है कि वो यूक्रेन में लोगों को हो रही मुसीबतों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। उसने कहा कि वह रूस में अपने 850 स्टोर को फिलहाल बंद कर रही है। वहीं स्टारबक्स ने भी अपने 130 रूसी स्टोर में होने वाले लाभ को यूक्रेन में मानवीय राहत प्रयासों के लिए दान करने का ऐलान किया है। रूस से जंग में यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है। यूक्रेन से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं खबरों के मुताबिक जंग में अब तक यूक्रेन के 474 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 860 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमलों के बीच यूक्रेन के लोग भोजन, पानी और दवा की कमी से जूझ रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 202 स्कूल और 34 हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। अब तक जंग में करीब $10 बिलियन यानी करीब 78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और इसी के साथ खबर 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए जी बिजनेस पर।